सीतामढ़ी में बनेगा भव्य जानकी मंदिर। गृह मंत्री अमित शाह आज इस मंदिर का शिलान्यास करेंगे। 883 करोड़ की लागत से यह मंदिर बनेगा, इसका निर्माण किया जाएगा और 2028 तक यह मंदिर बनेगा। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर माता जानकी का यह भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। पुनौरा धाम माता सीता की जन्म स्थली है और वहीं पर इस मंदिर को बनाया जाएगा। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर और सीतामढ़ी में अब बनने जा रहा है भव्य जानकी मंदिर। आज मंदिर का शिलान्यास किया जाना है। 2028 तक माता जानकी का यह भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो जैसा हमने आपको बताया, एक तरफ अयोध्या का भव्य राम मंदिर तो दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर की तर्ज पर बनने वाला जो जानकी मंदिर जो सीतामढ़ी का हम जिक्र कर रहे हैं और 2028 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में है ये। पुनौरा धाम में मां जानकी का प्राचीन मंदिर है जिसका पुनरुद्धार होना है। आप देखिए। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अयोध्या श्री राम की जन्मस्थली है और अभी इस वक्त हम जहां खड़े हैं सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में, यह जन्मस्थली है माता सीता, जगत जननी जनक नंदिनी माँ सीता, प्रभु श्री राम की भार्या सीता की जन्मस्थली है। और प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन के बाद से अब शिलान्यास की बारी है सीता माता के भव्य मंदिर। देखिए पुनौरा धाम का ये जो मंदिर है, इसके समग्र विकास के लिए लगभग 900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट में प्रावधान किया गया था और बजटीय प्रावधान के अनुसार आज वो दिन है, आज वो ऐतिहासिक दिन है जब यहाँ पर आज शिलान्यास होगा, भूमि पूजन होगा माँ सीता की जो जन्मस्थली है पुनौरा धाम मंदिर सीतामढ़ी। और आज मिथिला नहीं बल्कि इस देश और इस पूरे मिथिलांचल के लिए परंपरा और संस्कृति का आज ऐतिहासिक दिन है। और आज की तैयारी के लिए पूरे देश भर से जो 21 जो पवित्र नदियां हैं उनके जल मंगाए गए हैं, 31 जो तीर्थ स्थल हैं उनकी मिट्टी मंगाई गई है और जो 4 धाम हैं उन 4 धामों की मिट्टी मंगाई गई है। और ये वो आप देखिए, ये वो स्वरूप है। इसी स्वरूप में, इसी भव्य स्वरूप में, दिव्य स्वरूप में माँ सीता का मंदिर और अयोध्या के तर्ज पर ही इस मंदिर का भी विकास किया जा रहा है। माँ सीता मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के लिए देश भर से साधु संत महंत भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कहाँ से पधारे प्रभु? हम यहीं से पधारे हैं, मोतिहारी से, चंपारण। कितना महत्वपूर्ण है आज मिथिला के लिए, बिहार के लिए, देश के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत अच्छा है। ये जो कार्य हो रहा है बहुत उत्तम है। सनातन धर्म के लिए बहुत उत्थान है, बहुत अच्छा है। और सब सनातन धर्मियों के लिए, सब भारत के नागरिकों के लिए उत्थान है। जानकी प्रकृति है, वे विश्व की रक्षा करती है, सृष्टि पालन और संहार करती है और उनका स्थापना सबका कल्याण है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह जी हमारे साथ हैं और आज मिथिला परंपरा और संस्कृति के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है और इसी ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनने के लिए गिरिराज सिंह यहाँ पर पहुँचे हैं। ये बताइए मंत्री जी, कितना ऐतिहासिक दिन है आज का? आज सुपर ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन सनातन के बगैर भारत की पहचान नहीं। राम मंदिर बना, राम मंदिर में बहुत अवरोध हुआ, लेकिन प्रभु श्री राम ने लीला दिखाया, पापियों का चेहरा बेनकाब किया और नरेंद्र मोदी के हाथों भव्य मंदिर बना। ये माँ सीता का मैके है। आज मैके अगर सुना रहे तो ये राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हजारों करोड़ दे करके, माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा था इसी सीतामढ़ी की धरती पर आज पूरा हो रहा है। क्योंकि भारत की पहचान सनातन से है, सनातन की पहचान भारत से है, इसलिए आज एक ऐतिहासिक क्षण। तो 2028 तक इस मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। आइए आपको सीधे सीतामढ़ी लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता रुपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर और दूसरी तरफ माता जानकी का मंदिर सीतामढ़ी में, कुछ उसी अंदाज में भव्य तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और
बिहार में इस वक्त चुनावी सरगर्मियां भी जोरों पर हैं। दोनों को मिलाकर कैसे देखा जाए? जी हाँ, देखिए बिल्कुल चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं और उसी बीच में माँ जानकी, जगत जननी माँ जानकी, जनक नंदिनी जानकी, और जिसको ये धरती जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं वो अपनी बेटी मानता है, और उस बेटी का भव्य मंदिर और राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से मानो जैसे लोग इंतजार कर रहे थे। एक तस्वीर आप देखिए समीर, आप महिलाओं की तस्वीर आप देखिए। महिलाएं अपनी बेटी मानती हैं माँ सीता को, लिहाजा बड़ी संख्या में ये जो भव्य पंडाल यहाँ पर बनाया गया है, जो मुख्य समारोह स्थल है, इससे कुछ दूरी पर भूमि पूजन शिलान्यास गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। लेकिन उसके पहले ही जब से मैं यहाँ पहुँचा, बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं खास करके पहुंची हैं, और ये समझा जा सकता है पूरे रास्ते में लोगों ने अपने घरों को सजाया है, तोरण द्वार बनाया है, और इस इलाके में नहीं बल्कि सनातन परंपरा को मानने वाले राम के पहले सीता का नाम लेते हैं, सीता राम कहते हैं। और ये भी कहा जाता है जब भी पूजा कोई मंत्र है वहाँ राम के पहले सीता का भी नाम लिए जाने की परंपरा है। नमस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्य च तस्यै जनकात्मजाई। जनकात्मजा यानी कि सीता के लिए जनकात्मजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आज ये जनकात्मजा की ये भूमि है, और इस भूमि पर ये लोग इंतजार कर रहे थे। सामने देखिए ये समारोह स्थल है, यहाँ पर कुछ देर बाद अमित शाह भूमि पूजन करने के बाद से यहाँ पहुँचेंगे। और इस चुनावी माहौल में ये माना जा रहा है कि मिथिला हमेशा से खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए या एनडीए के लिए कहें तो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मिथिलांचल में लगभग 40 सीटें हैं, और उन 40 सीटों में से 30 पर एनडीए का इस वक्त भी कब्जा है। 5 जो लोकसभा की सीटें हैं, उन 5 सीटों पर 2014 में जब नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया था, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने सभी 5 सीटों पर अपना कब्जा जमाया था। 2019 में सभी 5 सीट, 2024 में भी सभी 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और ये जो रास्ता है, ये माना जाता है कि बिहार की सत्ता मिथिलांचल से होकर के निकलता है, जिसका कब्जा मिथिलांचल पर होगा। और फिलहाल अगर देखें तो मिथिलांचल की 40 सीटों पर से लगभग 30 सीटों पर एनडीए का कब्जा है, यानी कि सत्ता का रास्ता भारतीय जनता पार्टी मानती रही है कि मिथिलांचल से, लिहाजा यहाँ मखाना बोर्ड हो या फिर बजट में बजटीय प्रावधान किया गया था, और उसके बाद से बिहार कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को पारित किया, यहाँ पर भूमि दिया गया। और एक बार तस्वीरों को एक बार फिर से दिखलाइए, न सिर्फ राजनीति के लिहाज से बल्कि मिथिला की परंपरा, मिथिला की संस्कृति के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये माना जा रहा है कि आस्था की धरती पर, आस्था की भूमि पर यह भूमि पूजन हो रहा है। ये विकास का जो विकास यानी कि जो मंदिर का विकास हो रहा है। बिल्कुल, और लोगों की जबरदस्त भीड़ हम आपके सामने देख सकते हैं। चुनाव से पहले बिहार में सीता मैया की जय हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं धराली आपदा की। धराली में आई आपदा के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ ने उम्मीद जताई है कि अगर मौसम साफ रहा तो आज लोगों को निकालने का काम पूरा हो जाएगा। वीडियो धराली में जारी रेस्क्यू का है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार जिंदगी की तलाश में है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जवान लगातार मलबे को आधुनिक उपकरण से काट रहे हैं और पता किया जा रहा है कि मलबे के नीचे अगर कोई है तो उसे बचाया जा सके। मलबे के नीचे जिंदगी का पता लगाने के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। पेड़ पौधों को भी काटकर जिंदगी की तलाश हो रही है। एनडीआरएफ का मानना है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो सभी एजेंसियां मिलकर इस ऑपरेशन को पूरा कर लेंगी। मॉर्निंग से अगर हम आंकड़ा देखें तो लगभग 150 लोगों को निकाला जा चुका है, और जो वहाँ पर 300-400 लोग अभी हैं उनको भी उम्मीद करते हैं कि मौसम अगर साथ देगा तो हम आज इस ऑपरेशन को सभी एजेंसी मिलकर पूरा कर लेंगे। एनडीआरएफ की हमारी 4 टीमें वहाँ पे लगी हैं, जिसमें लगभग 110-12 लोग हैं, जिसमें हर तरह के जो टेक्निकल स्टाफ्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, सर्च स्टाफ हैं, और हमारे जो डॉग्स हैं स्पेशलिस्ट, वो सभी वहाँ पर तैनात हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। और धराली में आई त्रासदी के बाद युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहत बचाव टीमें लगातार काम में जुटी हैं। उत्तरकाशी के धराली में आई प्रलय का 4था दिन है। अचानक आई बाढ़ से प्रभावित धराली गांव में खोज और बचाव अभियान लगातार जारी है। ड्रोन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मलबे की मोटी परत से पानी कम होने के बाद बड़े बड़े पत्थर उभरे हैं।
रेस्क्यू टीमें लगातार राहत बचाव कार्य में लगी हैं। आज मौसम साफ होने के चलते ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। घायल लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर लगातार आ रहे हैं। घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद बड़े अस्पतालों में भेजा जा रहा है। मताली हेलीपैड पर एक अस्थायी एविएशन बेस बनाया गया है, जहां से हेलीकॉप्टर का आना जाना जारी है। इसे राहत सामग्री और मेडिकल टीमों को तेजी से प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। उत्तरकाशी के धराली गांव में 5 अगस्त को बादल फटने के बाद आई भीषण बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया है। खीरगंगा में अचानक आई बाढ़ ने मिट्टी, मलबा और पानी के तेज बहाव से गांव का बड़ा हिस्सा बह गया। इधर उत्तराखंड में मौसम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार एक रोड़ा साबित हो रहा है। हालात का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि भटवाड़ी में जो सड़क कल बनाई गई थी, आज सुबह एक बार फिर से वो टूट गई। आप देखिए संवाददाता पुनीत शर्मा की ये रिपोर्ट। के धराली में मंगलवार को बादल फटा, जिसके बाद 6 लोगों की मौत हो गई, भारी तबाही हुई और सैकड़ों जिंदगियां वहां पर फंस गई, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी समस्या बनी मौसम और लैंडस्लाइड। उत्तरकाशी से धराली के इलाके में जाने में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो गए, सड़कें पूरी तरीके से टूट गई, पुल बह गए और इसीलिए सड़क के रास्ते वहां तक पहुंचना, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना लगभग नामुमकिन हो गया। लेकिन भटवाड़ी के इस रास्ते को जोड़ दिया गया। आप ये देखेंगे कि ये रास्ता जोड़ दिया गया था। कल इस रास्ते को, ये जो पूरी तरीके से जो सड़क थी वो टूट गई थी और इसको उसके बाद 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद बनाया गया था। लेकिन आज सुबह यहाँ पर फिर ये सड़क एक गाड़ी जाने से टूट गई है। वो गाड़ी इसमें धंस गई थी। लेकिन फिलहाल अब लगातार 2-2 जेसीबी आप देखेंगे कि यहाँ पर चलाई जा रही है और इस रास्ते को कच्चे तरीके से मिट्टी डाल करके, पत्थर डाल के अस्थायी तौर पर शुरू किया जा रहा है। और धराली में आज वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सभी को देहरादून के जॉली ग्रांट पहुंचाया गया। सेना के साथ ही भारतीय वायुसेना भी धराली में फंसे लोगों को निकालने में जुटी है। तस्वीरें चिनूक हेलीकॉप्टर से धराली में अंजाम दिए गए रेस्क्यू ऑपरेशन की है, जहां से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकालकर देहरादून पहुंचाया गया। सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर ने जरूरी उपकरणों को हर्षिल तक पहुंचाने के साथ ही प्रभावितों को देहरादून तक लाने का काम किया। चिनूक और MI-17 ने कई उड़ानें भरी और लोगों को रेस्क्यू कर जॉली ग्रांट तक सुरक्षित पहुंचाया। कठिन मौसम और उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों के बावजूद भारतीय सेना के जवान लगातार काम कर रहे हैं। पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है दबी हुई डेड बॉडीज को निकालने के लिए। सेना की टीमें रास्ता साफ करने, फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने, इलाज देने और जरूरी सामान पहुंचाने में जुटी है। सेना सभी एजेंसियों से समन्वय बनाकर राहत कार्य को तेजी और अच्छे तालमेल के साथ चला रही है। उत्तराखंड के हर्षिल में भी भारतीय सेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। सेना ने इलाके में फोन संपर्क जोड़ दिया है। राहत और बचाव कार्य की ये तस्वीरें हर्षिल की है, जहां पर डॉग स्क्वाड की मदद से मलबे में दबी जिंदगी की खोजबीन हो रही है। सेना के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। हम भारतीय सेना के सर्च एंड रेस्क्यू टीम का हिस्सा हैं। अभी हम हर्षिल के लोअर कैंप, जहाँ पे कुछ दिन पहले भूस्खलन हुआ था और कुछ जवान बह गए थे, वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू की कार्रवाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई के दौरान हम नई इक्विपमेंट, नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है दबी हुई डेड बॉडीज को निकालने के लिए। सेना ने रेस्क्यू के साथ मोबाइल और फोन संपर्क भी दोबारा से शुरू किया। बहुत से लोगों ने सैटेलाइट इंटरनेट कॉल के जरिए अपने परिवार से बात की और अपना हाल उन्हें बताया। अपनों की आवाज सुनकर लोग भावुक भी हो गए। फोन नहीं खेला तो समझा दिए, परेशान ना हो गए। ठीक बाटे, सब कोई ठीक बाटे, हमनी में केहू के पूछने का ठीक बा। सेना अब इलाके में और भी नेटवर्क लाइन बिछा रही है ताकि सभी गांव में जल्द से जल्द संपर्क दोबारा हो सके। और धराली में हुए क्लाउड बर्स्ट से और भी कई जगहों पर नुकसान पहुंचा है। गंगनानी से एक लोहे का पुल करीब 10 किलोमीटर दूर तक बह गया। देखिए हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। धराली से लगभग
20 किलोमीटर की दूरी पर एक गंगनानी जगह है, वहां पर भी लैंडस्लाइड हुई और यही वजह है कि जब लैंडस्लाइड के कारण पुल टूटकर बह गया, जो पुल था गंगनानी का वो भागीरथी नदी में बहते हुए लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर तक आ गया। ये जो पुल देख रहे हैं आप लोहा, ये उसी पुल का टुकड़ा है जो कि गंगनानी में बना हुआ था और भागीरथी नदी के बहाव से ये पुल पूरी तरीके से टूट गया और पत्थर में यहाँ पर फंस गया था। इसी टूटे हुए पुल के कारण जो रेस्क्यू ऑपरेशन है आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रही हैं और अब फिलहाल बीआरओ जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस पुल को बनाने का काम कर रहा है, लेकिन ये लोहे का बड़ा टुकड़ा पुल का इस बात की तस्दीक कर रहा है कि फ्लड आने के बाद जो क्लाउड बस्ट हुआ उसके बाद भागीरथी नदी का जो बहाव था, सैलाब था, कितना ज्यादा था कि लोहे के इस पुल के बड़े टुकड़े को बहाता हुआ वो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर यहां तक लेकर के आया है। धराली में आई आपदा का असर गंगोत्री हाईवे पर भी नजर आ रहा है। हाईवे पर बने होटल, ढाबा सब खाली हैं। इसका असर कारोबार पर भी पड़ रहा है। आप देखिए वीडियो गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी में बने बाजार का है, जहां ढाबे, होटल और दूसरी जगह पूरी तरह से खाली दिख रहे हैं। हालात ये बताने के लिए काफी है कि धराली में आई आपदा का असर पूरे उत्तरकाशी जिले में दिखा। गंगोत्री यमुनोत्री आने वाले श्रद्धालु और हर्षिल आने वाले पर्यटकों ने होटल रिजॉर्ट में अपनी ऑनलाइन बुकिंग भी कैंसिल करवा दी है। इससे स्थानीय कारोबारियों के सामने आजीविका संकट है। कारोबारियों का कहना है कि यात्रा के लिए कर्ज लेकर व्यापार में पैसे लगाए थे, उसकी वसूली भी मुश्किल दिख रही है। 3 दिन से यहाँ बिल्कुल सारे बाजार बंद हो रखे हैं, फिर भी हमें प्रभावित हो गई। हम यात्रा सीजन में तो हमारा चलता है, मतलब ना सारे चलते हैं जो भी है। आजकल तो बिल्कुल ही लो रखा है यहाँ पे। देश भर से जो तीर्थयात्री पर्यटन आते थे 4 धाम के लिए, उन्हीं से लोगों का रोजगार चलता था, ये आपका व्यवसाय था। यात्रा सीजन पीटा हमारा बहुत बुरी तरह, फिर कावड़ का पीटा बहुत बुरी तरह। अब बचा कुछ आपदा ने जय श्रीराम कर दिया सारा ये आपदा से तो पूरा ही खत्म हो चुका। आपदा की चपेट में ऐसे कई परिवार भी हैं जो पूरी तरह से 4 धाम यात्रा और यहाँ आने वाले पर्यटकों पर निर्भर हैं। और बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण पटना के कई घाट पानी में डूब गए। पटना में गंगा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो हालात कुछ ऐसे हो गए, चारों तरफ पानी ही पानी है। क्या घर, क्या दुकान, क्या सड़क, सब डूब चुके हैं। बाढ़ का पानी पटना शहर में दाखिल हो चुका है। जहां कल तक गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, वहीं बोट चल रहे हैं। सड़कों ने दरिया की शक्ल ले ली है, गलियों में नदी बह रही है, जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड इन तस्वीरों को देखकर तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। कंगन घाट के पास बने घर पूरी तरह सैलाब की चपेट में है। गंगा पाथवे का भी कुछ ऐसा ही हाल है। पूरा इलाका तालाब में तब्दील हो चुका है। लोग जान हथेली पर लेकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। भद्रघाट और उसके आसपास का पूरा इलाका भी बाढ़ की चपेट में है। यहाँ गंगा नदी का पानी सड़कों पर आ जाने से लोगों को आवाजाही के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोग पलायन करने लगे हैं। फिलहाल पटना में गंगा नदी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तेजी से जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण कई और इलाकों में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। और बिहार की वैशाली में गंगा नदी रौद्र रूप में है और इसके कारण कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, चारों तरफ पानी ही पानी है। ये तस्वीर हाजीपुर के ऐतिहासिक कौनहारा मुक्तिधाम की है। गंगा और गंडक नदी में आए उफान के कारण कौनहारा घाट मुक्तिधाम डूब गया। जिस जगह पर दाह संस्कार किया जाता है वहां 3 से 4 फीट तक पानी भरा है और मुक्तिधाम में जिन ऊंची जगहों पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचा है, वहां अंतिम संस्कार के लिए कतार लगी है। अब कौनहारा घाट के बाहर दुकानों का हाल देखिए, वहां भी 3 से 4 फीट पानी है। कौनहारा घाट पर अंतिम संस्कार के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, लेकिन मुक्तिधाम का विद्युत शवदाह गृह पिछले 1 महीने से बंद पड़ा है और मुक्तिधाम के परिसर में बाढ़ का पानी है। ऐसे में लोग विद्युत शवदाह गृह कैंपस में अंतिम संस्कार कर रहे हैं। रास्ते पूरी तरह पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। हालत यह है कि लोगों को कहीं भी जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। उधर नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण काली घाट, पुरानी गंडक, पुल घाट और सीढ़ी घाट पूरी तरह डूब चुके हैं। और लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर की मुंबई के फिल्मकारों को धमकी, सलमान खान के साथ कोई काम ना करे। हैरी बॉक्सर धमकाता नजर आ रहा है, अगर किसी ने सलमान खान के साथ काम किया तो उसे मार देंगे। कपिल शर्मा ने सलमान खान को उद्घाटन पर बुलाया।
इसलिए कनाडा में उसके कैफे पर फायरिंग की गई। ये बयान दिया है हैरी बॉक्सर ने। गैंगस्टर हैरी बॉक्सर ने ऑडियो जारी करके ये धमकी दी है। मैं हैरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। ये जो कपिल शर्मा पे पहले और अब ये जो फायरिंग हुई है, ये इसलिए हुई है, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पे, और अगली बार जो भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कलाकार, इनको सारों को वार्निंग नहीं देंगे। अब सीधी AK-47 ही चलेगी इनकी छाती पे। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। मेरे आरोप के बाद इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट को बंद किया। यह राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है दावा इस बात का। बीजेपी इलेक्शन कमीशन ने चुनाव चोरी की है। लगातार राहुल गांधी ये बात बोल रहे हैं। कल भी ये बात कही गई थी राहुल गांधी की तरफ से। राहुल के आरोप पर भूपेंद्र यादव का पलटवार सामने आया। राहुल तैयारी से झूठ बोलते हैं। जब हिंदुस्तान की जनता हमारे डेटा को लेकर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर सवाल पूछ रही है तो इलेक्शन कमीशन ने अपना वेबसाइट बंद कर दिया। राजस्थान, बिहार के वेबसाइट बंद कर दिए हैं। वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान की जनता ने इसी डेटा को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया तो उनका पूरा ढांचा कोलैप्स कर जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर है 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा में वोटर थे 9,71,41,289। आप लोग भी जाके देख सकते हैं। अगेन आई विल रिपीट 99,71,41,289। लोकसभा में ये हुए 9 करोड़। लोकसभा में थे 9,30,61,760। और अब खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज प्रशांत कुमार के खिलाफ जारी आदेश को वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज प्रशांत कुमार को किसी भी आपराधिक मामले की सुनवाई करने से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमर्शियल विवाद से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान जज प्रशांत कुमार पर टिप्पणी की थी। कोर्ट ने प्रशांत कुमार को डिवीजन बेंच में बिठाने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 जजों ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने की मांग की थी। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, ये पूरा मामला क्या था और अब अदालत का रुख क्या नजर आ रहा है, जरा बताएं। बिल्कुल समीर, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो आदेश था उसके जो 2 पैरा थे उनको वापस ले लिया है। मसला ये था कि इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से जो आदेश दिया गया उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जस्टिस प्रशांत के खिलाफ एक आदेश दिया। उस आदेश में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से ये कहा गया कि उन्हें आपराधिक मामलों की सूची नहीं सौंपी जाए, यानी कि उनके सामने कोई भी आपराधिक मामला नहीं लगाया जाए, और साथ ही उन्हें सहयोगी वरिष्ठ जज के साथ बिठाया जाए, और अगर एकल पीठ में भी वो बैठते हैं तो उनके सामने कोई आपराधिक मामला नहीं लगाया जाएगा सुनवाई के लिए। ठीक है पीयूष, थोड़ा सा कम है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए।